हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एनसीएफ। एनसीएफ से काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने को भी मिले हैं। एचटेट हो, रीट हो या सीटेट हो। सीटेट का तो ये फेवरेट टॉपिक रहता है और एचटेट में भी मैंने पीवाईक्यूज में देखा है कि एनसीएफ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? एनसीएफ। एनसीएफ पहली बात तो शॉर्ट फॉर्म में इसकी बात करूं तो एनसीएफ की फुल फॉर्म ही क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? एनसीएफ को क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय जितने भी छोटी छोटी चीजें लिखवाऊंगी सबको लिख लेना। कोई भी छोटा सा ऐसे लगता है कि ये तो बहुत इजी सी बात है, लेकिन वो जो पेपर में ऑप्शन देते हैं ना, वो इतने क्लोज ऑप्शन देते हैं कि हम उसको पहचान नहीं पाते। तो हर छोटी छोटी बात मगर मोटी मोटी बातों को लिख लेना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, ये कौन जारी करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एनसीएफ कौन जारी करता है? ये एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में जारी होता है। दिशा निर्देश यानी कि जो पाठ्यचर्या है इसको जारी कौन करता है? एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में पाठ्यचर्या को जारी किया जाता है दिशा निर्देशानुसार। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बताया कि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? 1961 में। अब तुम्हारा काम है, अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एनसीईआरटी की जो हमारी बुक आती हैं, जो हम स्टैंडर्ड बुक मानी जाती हैं, वो जो एनसीईआरटी एक गठन है 1961 में हुआ और उसकी फुल फॉर्म तुमने बतानी है। ठीक है, अब बात आती है कि पाठ्यचर्या। ये पाठ्यचर्या कहाँ पढ़ा हमने? पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। यानी कि जो शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो शिक्षक और शिक्षार्थी को, यानी कि शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ, यानी कि इनके बीच की कड़ी कौन है? पाठ्यचर्या। सबसे पहले मेन भूमिका क्या होती है कि पाठ्यचर्या का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसके बीच की कड़ी है? ये शिक्षार्थी। यानी कि ये किसका काम करती है? पाठ्यचर्या एक साधन का काम करती है। और ये साधन किसके हाथ में होता है? ये साधन किसके हाथ में होता है? शिक्षक। यानी कि शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जिसको यूज करके शिक्षक शिक्षार्थी को उसके उद्देश्य तक, उसके टारगेट तक, उसके लक्ष्य तक, उसके गोल तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी कि आपके पास एक पाठ्यचर्या होगी, उसी के माध्यम से तो आप पहुंचोगे। अब बच्चे को, अब मान लो तुम एचटेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें करिकुलम ही ना पता हो, ठीक है, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस बताऊंगी। सिलेबस एक अलग चीज होती है। सिलेबस क्या होता है? टीचर के लिए बनाया जाता है, और करिकुलम है वो बच्चे के लिए बनाया जाता है। जो करिकुलम है वो कहाँ से आया, इसी की बात कर लेते हैं। पहले तो ये जो करिकुलम है ये कहाँ से निकल कर आया? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा शब्द से निकल कर आया? क्यूरेसिस। क्यूरेसिस। इसका मतलब क्या होता है? ये एक बच्चे के दौड़ने का मैदान होता है। यानी कि इसको क्या बोला जाता है? रेस कोर्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रेस कोर्स। और इस रेस कोर्स में कौन दौड़ता है? यानी कि यहाँ पर दौड़ने का काम कौन करता है? बच्चे। अब वो किस लिए दौड़ेगा? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यानी कि ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। और दौड़ता कौन है? स्टूडेंट। दौड़ता कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट। यानी कि किस लिए दौड़ता है? बालक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब पहले तो जो एडम्स महोदय थे उन्होंने शिक्षण विधियों में, यानी कि हम पढ़ते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, उसके अंदर दो पायदान दिए थे, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। बाद में जब जॉन डेवी थे
या कुछ और लोगों ने मिलकर काम किया और उन्होंने क्या कहा कि आपके पास कितने पायदान होते हैं, आपके पास 3 पायदान होते हैं। एक क्या होता है आपके पास शिक्षक, यानी कि तीन ध्रुव होते हैं। एक क्या होता है शिक्षक, एक क्या होता है शिक्षार्थी और एक क्या होती है पाठ्यचर्या। ठीक है, यानी कि शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या का होना जरूरी है, उस साधन का होना जरूरी है। उस साधन का प्रयोग करके एक शिक्षक शिक्षार्थी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। और ये लैटिन भाषा क्यूरे से निकल कर आए, इसका मतलब क्या होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। दौड़ता कौन है स्टूडेंट, किस लिए दौड़ेगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यानी कि अगर इन दोनों का सामंजस्य नहीं बैठता है तो टीचर स्टूडेंट को अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं पाता। अब बात करते हैं कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों बातों में कितना फर्क है। एक तो हमारे पास क्या होता है सिलेबस और एक हमारे पास क्या होता है करिकुलम। ठीक है, ये सिलेबस है ये किसके लिए बनाया जाता है, ये शिक्षक के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और करिकुलम किसके लिए बनाया जाता है, बालक के लिए बनाया जाता है, शिक्षार्थी के लिए बनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे का क्या करना होता है, हमने सर्वांगीण विकास करना होता है। बच्चे का क्या करना है, हमने सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, जो सिलेबस है इसके अंदर तो क्या होता है, एक विषय होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है। मान लो मैथ का टीचर है तो मैथ के टीचर के हाथ में क्या होगा, मैथ का सिलेबस होगा। साइंस का टीचर है तो उसके हाथ में क्या होगा, साइंस का सिलेबस होगा। एसएसटी का टीचर है तो उसके हाथ में एसएसटी का सिलेबस होगा। लेकिन बच्चे को तो आप मैथ भी पढ़ना है, बच्चे को जीके भी पढ़ना है, बच्चे को रीजनिंग भी पढ़ना है, बच्चे को सीडीपी भी पढ़ना है। यानी कि तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। और उसी से बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास। जितने भी जो जॉब से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसका क्या आता है आपके पास, आप बोल ही देते हो कि सिलेबस है, स्टेट का सिलेबस है। क्या आपको सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है, क्या आपको सिर्फ सीडीपी पढ़ाई जाती है, आपका सर्वांगीण विकास, आपकी सारी चीजें चेक की जाती हैं। और वो आपके सामने क्या होता है, एक करिकुलम। यानी कि मैं बात करूं शॉर्ट फॉर्म में तो मैं कहूं कि करिकुलम इतना बड़ा है ना करिकुलम इतना बड़ा है तो सिलेबस तो उसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट। यानी कि करिकुलम में तो क्या होता है, करिकुलम, अब बच्चे का जो करिकुलम होता है उसके अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, खेल का मैदान, कक्षा, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, और क्या हो सकता है, प्रार्थना सभा, प्रयोगशाला। यानी कि स्कूल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं हर जगह पर बच्चा क्या करता है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और वो उसका क्या देगा, आपको सर्वांगीण विकास देगा। ऐसी बात किसने कही, जो 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग था। माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो करिकुलम था उसके बारे में, पाठ्यचर्या के बारे में क्या बात की गई, उसके अंदर साफ साफ ये लिखा गया कि बच्चे को परंपरागत तरीके से बुक के माध्यम से ना पढ़ाकर उसका सर्वांगीण विकास किया जाए। और सर्वांगीण विकास में किस किस का अहम रोल है, खेल के मैदान का भी उतना ही है, कक्षा का भी उतना ही है, शिक्षक का भी उतना ही है, पुस्तकालय का या लाइब्रेरी का, इन सब विषयों का बहुत ही अहम भूमिका है। ये बात किसने कही, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना, शिक्षा आयोग कब बना, 1952-53 में। इन्होंने पाठ्यचर्या की क्या डेफिनेशन दी कि इसके अंदर बच्चे को परंपरागत विधि से ना पढ़ाया जाए, एक बुक के माध्यम से ना पढ़ाया जाए, बच्चे का क्या करना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी कि विषयों को पाठ्यचर्या का अभिप्राय, एज इट इज डेफिनेशन क्या है, पाठ्यचर्या का अभिप्राय यह नहीं है कि बच्चे को
बच्चों को परंपरागत ढंग से किताब के माध्यम से पढ़ाया जाए, किताब के माध्यम से पढ़ाया जाए, बल्कि बच्चा कक्षा, खेल का मैदान, प्रार्थना सभा, प्रयोगशाला, स्कूल में जितनी भी चीजें होती है हर चीज, प्रयोगशाला होगी या प्रार्थना सभा होगी, हर जगह के ऊपर क्या करता है, ये मार्गदर्शन का काम करता है बच्चे के लिए। प्रार्थना सभा आदि में औपचारिक ढंग से सीखते हैं, औपचारिक ढंग से सीखता है। अब आप किसी को दिक्कत है अगर कि औपचारिक, पहली बात तो इस औपचारिक को क्या कहा जाता है, फॉर्मल तरीके से। एक पीछे की कोई क्लास में बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, वो आप पिछली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। औपचारिक क्या होती है, किसी समय के अंदर बंद कर किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर किसी शिक्षण विधियों का यूज करके जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं औपचारिक, जैसे कि हम स्कूल में लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं। और अनौपचारिक क्या होती है, जो हम बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, बिना किसी पर्टिकुलर जगह के और बिना किसी शिक्षण विधियों को यूज करके हम समाज में रहकर, परिवार में रहकर, रिश्तेदारों में रहकर जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या होती है, अनौपचारिक। वो पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। औपचारिक की एक समय सीमा होती है, आप 6th क्लास में 1 साल तक ही रहते हो, 8th क्लास में 1 ही साल तक रहते हो, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है, मृत्यु तक चलती रहती है, मतलब जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाठ्यचर्या है उसको माध्यम बनाकर, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी का काम कौन करता है, पाठ्यचर्या। और इसको क्या माना जाता है, एक साध्य है या साधक है या साधन है। तो पाठ्यचर्या क्या है, साधन है, यानी कि मैं इसे में लिखूं, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या ये क्या है, एक शिक्षक का साधन है, शिक्षक का साधन है। ठीक है, और शिक्षक को इसके अंदर क्या मानते हैं हम, जो एनसीएफ 2005 करवाऊंगी, वो क्या होता है, सुविधा, मतलब सुविधा देने वाला है, यानी कि हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, एक सुविधाकर्ता की तरह काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि एनसीएफ की बात करते हैं, तो अभी तक कितने एनसीएफ आए। सबसे पहले यहां से शुरू करती हूँ कि एनसीएफ सबसे पहले कौन सा आया, 1975 में आया। जैसे जैसे सरकारें बदलती गई, नए नए दिमाग वाले लोग आते गए और एनसीएफ को भी नए नए आते गए, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नए नए बनते गए। पहला फ्रेमवर्क आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फ्रेमवर्क कौन सा था, 1975। कैसा था ये, चाइल्ड सेंटर्ड था, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया था, चाइल्ड सेंटर्ड फ्रेमवर्क था। इसके अंदर सबसे पहले क्या बात की गई थी, ईवीएस की बात की गई थी। पाठ्यक्रम में क्या ऐड किया गया था, सबसे पहले पूछा जाए कि 1975 में क्या बात हुई थी, पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की बात की गई थी। पर्यावरण पाठ्यचर्या में क्या जोड़ने की बात की गई थी, पर्यावरण अध्ययन की को जोड़ा गया था, और था कैसा, चाइल्ड सेंटर्ड था। उसके बाद आता है 1988। क्यों आया ये, क्योंकि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1986। इसके बाद बदलाव किया गया इसके अंदर, और इसके बाद 1988 का एक एनसीएफ आया, और ये एनसीएफ भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर्ड था। अब इसके अंदर क्या जोड़ा गया, इसके अंदर क्या जोड़ा गया, हर सत्र के ऊपर, हर सत्र की शिक्षा में खेल को जोड़ा गया, शिक्षा में खेल को जोड़ा गया, खेल को जोड़ा गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला फ्रेमवर्क कब आया, अगला फ्रेमवर्क आया 2000 का। ठीक है, अब 2000 वाला जो फ्रेमवर्क था वो भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर था।
2000 वाला भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर्ड था, लेकिन बात क्या की गई, बात ये की गई कि सेकंड से लेकर 5th तक ईवीएस पढ़ाया जाए। और ईवीएस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ईवीएस के अंदर एसएसटी भी होती है और उसमें क्या होती है, सोशल साइंस भी होती है। यानी कि 2000 वाला था वो 2000 वाला ये भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर था, और 2000 वाला भी क्या था, चाइल्ड सेंटर था। और ये भी, अब मैं बार बार ऐसा क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि एक एनसीएफ आएगा जो टीचर सेंटर बनाया गया था। 2000 वाला भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर था। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो ईवीएस है वो कहां से कहां तक पढ़ाई जाए, सेकंड से लेकर 5th तक, यानी कि सेकंड से लेकर सेकंड क्लास से लेकर 5th क्लास तक। और ये ईवीएस कैसी होनी चाहिए, ये एसएस भी होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, साइंस भी होनी चाहिए। अब तुम देखो साइंस ईवीएस की बुक उठाकर देखो, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आपको सामाजिक विज्ञान के जुड़े होते हैं, समाज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, जैसे कि समाज हो गया, ये चैप्टर्स के नाम है, छोटी क्लासेस की बुक उठाकर देखना। और कुछ साइंस के भी चैप्टर हैं, सोलर सिस्टम भी बता रखा है, ठीक है, और क्या बता रखा है, ये बायोलॉजी वाली बीमारियां भी, डिजीज भी बता रखी है, भोजन भी बता रखा है। तो यानी कि साइंस ये ईवीएस को क्या कॉम्बिनेशन बनाया गया, एसएस और साइंस को जोड़कर। और ये कब आया, ये एनसीएफ 2000 के अंदर आया। फिर उसके बाद एक और एनसीएफ आता है जिसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, 2005, ठीक है। ये भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर। इसके अंदर क्या की गई, कैसे सीखेगा बच्चा, बच्चा सीखेगा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और क्या नाम दिया गया, और क्या नाम दिया गया, बिना बोझ की शिक्षा। अब ये कहां से लेकर आया, इसको थोड़ा और पीछे की हिस्ट्री, 2000 से पहले भी 1993 के अंदर कुछ चेंजेस आए थे, उसको बेस बनाकर 2005 का एनसीएफ बनाया गया, लर्निंग बाय डूइंग। और क्या किया गया इसके अंदर, बच्चे को क्या बोला गया, निर्मितवादी, निर्मितवादी सिद्धांत बेस्ड था ये। अब ये निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, आपको ये पता होना चाहिए। ये किसकी थ्योरी पर बेस्ड था, ये ब्रूनर की थ्योरी पर बेस्ड था, ब्रूनर की थ्योरी, ब्रूनर थ्योरी, ठीक है। उसके अंदर बच्चा क्या करता है, खुद क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रूनर थ्योरी, निर्मितवादी सिद्धांत, या कंस्ट्रक्टिज्म, कंस्ट्रक्टिव विजन थ्योरी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इससे पहले कौन सा चल रहा था, यानी कि इससे पहले 2000 पहले, इससे पहले ये वाले थे ना, ये किसके ऊपर डिपेंड थे, व्यवहारवाद पर थे, व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद पर थे तो इसको क्या बोला जाता है, बिहेवियरिज्म, ठीक है। और इसके जनक कौन थे, व्यवहारवाद के, वॉटसन। इसको देने वाले कौन थे, वॉटसन। और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी देने वाले कौन थे, ब्रूनर। कंस्ट्रक्टिव बोलो, निर्मितवादी बोलो, या क्रियात्मक सिद्धांत, इसी को और क्या बोला जाता है, क्रियात्मक सिद्धांत बेस, क्रियात्मक सिद्धांत। ये जितनी भी लाइनें लिखवा रखी हैं, हर लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2005 एनसीएफ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा एनसीएफ आता है, इसके बाद आता है 2009। यही एक ऐसा एनसीएफ था जो टीचर सेंटर्ड था, यानी कि टीचर को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। बाकी सारे एनसीएफ कैसे थे, चाइल्ड सेंटर्ड थे। और 2009 के बाद एक और कौन सा आता है, 2022। अब ये कहोगे कि ये कौन सा है, लेटेस्ट, सबसे नया चेंज कौन सा है, 2022। और ये एनईपी 2020 बेस्ड था, ठीक है। ये भी कैसा था, चाइल्ड सेंटर, ठीक है। और क्या चेंज हुआ था, ये जो 2005 वाला था, इसके अंदर हमने यहाँ पर 2000 वाले में तो ईवीएस था, ये 2005 वाले में एक लाइन और लिख लो, इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया था, यानी कि हेल्थ की शिक्षा की बात की गई थी। और तो बहुत सारी बातें वो बाद में बता दूंगी। और फिजिकल एजुकेशन को भी ऐड किया गया था। क्या था किसी को दिक्कत, यानी कि अभी तक कितने एनसीएफ आए हैं, 1975। ये एनसीएफ जारी कौन करता है, किसके दिशा निर्देश होते हैं, किसके दिशा निर्देश पर जारी किया जाता है, निर्देश के ऊपर जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, एनसीईआरटी। कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तुम बता देना, ठीक है। क्या दिए जाते हैं इसके अंदर,
इस एनसीईआरटी क्या दिशा निर्देश जारी करती है कि जो हमारे शैक्षिक नीति तैयार करें, यानी कि एनसीईआरटी के दिशा निर्देश पर एनसीएफ क्या तैयार करता है, हमारी शैक्षिक नीति। आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ का काम क्या है, यानी कि एनसीएफ के काम, तो ये क्या काम करता है, ये एनसीईआरटी के दिशा निर्देशानुसार, दिशा इंस्ट्रक्शन ये देता है, दिशा निर्देशानुसार शैक्षिक, यानी कि आपका सिलेबस, आपका करिकुलम को जारी करते हैं, शैक्षिक नीति तैयार करते हैं, शैक्षिक नीति तैयार करते हैं। अब तो मैं सारे ऑल ओवर एनसीएफ की बात करती हूँ, करता है। और क्या करता है, आपके लिए पाठ्यचर्या बनाता है, और क्या करता है, पाठ्य पुस्तक बनाता है, और क्या करता है, आपके शिक्षण विधियां तैयार करता है, यानी कि और क्या करता है, पाठ्यचर्या, आपका पाठ्य पुस्तक कौन सी क्लास में, एज के, ये पाठ्य पुस्तक ऐसे ही नहीं बन जाती है, एज के अकॉर्डिंग बनती है, आपका आईक्यू कितना काम करता है, या शिक्षण विधियां तैयार करना, और क्या करता है, ये शिक्षण विधियां तैयार करता है, विधियां तैयार करना, ठीक है। किस दिशा निर्देशों मतलब किसके ऊपर बेस्ड काम करता है, ये एनसीईआरटी पर करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हमारा मेन क्या है, एनसीएफ 2000, फुल फॉर्म पता है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, और फ्रेमवर्क को क्या बोला जाता है, फ्रेमवर्क को क्या बोला जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और अब किसकी बात करेंगे, 2005 की, ठीक है। एक एक लाइन के अंदर से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप हर टॉपिक को, हर लाइन को अपनी कॉपी में लिखें। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यशपाल जी, यशपाल जी, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछी जाती है, दूसरी बात पूछी जाती है इसके सदस्य कितने थे, इस कमेटी के सदस्य कितने थे। काफी सारे बच्चे कहेंगे कि 35 थे, नहीं 35 नहीं थे, 35 नहीं थे, कितने सदस्य थे, 38 38, जो कैसे डिवाइड थे, 38, 35 प्लस 3, 35 तो यशपाल समिति के मेंबर थे, और 3 मेंबर किसके थे, एनसीईआरटी के मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ये इसको जारी कौन करता है, इसको जारी, जितने भी एनसीएफ होते हैं उनको जारी कौन करता है, एनसीईआरटी। किसके ऊपर बेस, इसका आधार क्या था, मतलब ये थ्योरी कहां से ली गई थी, आधार तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो नोबेल पुरस्कार मिला था, जो जिन्होंने क्या लिखा था, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, नोबेल पुरस्कार लिखा था, नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके जो कुछ शब्द थे, सभ्यता और प्रगति, वहां से इसको बेस बनाया गया था। लेकिन उससे पहले जो इसके सिद्धांत बोलूं तो इसके सिद्धांत कौन से हैं, मतलब इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, कंस्ट्रक्टिज्म, या इसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिज्म को क्या बोलते हैं, निर्मितवादी, निर्मितवादी। इसको देने वाले कौन थे, ब्रूनर, तो इसलिए इसके सिद्धांत को क्या बोल दिया जाता है, ब्रूनर थ्योरी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से बन रहे हैं, ठीक है। शिक्षा कैसी थी, ये इसकी शिक्षा कैसी थी, शिक्षा थी चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा अपना करके सीखता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो निबंध पूछा जाता है, ये निबंध, ये इसी नाम से पूछा जाता है, इसका निबंध कहां से उठाया गया था, इसका निबंध था सभ्यता और प्रगति, सभ्यता
देखो, जब से देश आजाद हुआ तो शिक्षा को लेकर बहुत सारे बदलाव लाते गए, बहुत बार उसके एजुकेशन को लेकर, उसकी पाठ्यचर्या को लेकर, मतलब अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे लक्ष्य प्राप्त करवाने के लिए स्टूडेंट को काफी सारे चेंजेस लाते गए। तो एक जो इस एनसीएफ 2005 का जो बेस बनाया था, जो निबंध था, वो किसका था? सभ्यता और प्रगति। ठीक है, यानी कि बच्चा कैसा होना चाहिए? सृजनशील होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए। बच्चा अपनी सृजनता से, अपनी कल्पना से कुछ सीखे। और अभिभावक है, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो ऐसे शिक्षक के हाथ में अपने बच्चे को सौंपे जो बच्चे के अंदर बहुत सारी सृजनशीलता या कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे, बच्चे का भविष्य तैयार करे, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक सुविधा देने वाले की तरह काम करे। ठीक है, यानी कि सभ्यता और प्रगति। अब ये किसके शब्द थे? ये कहां से उठाए गए थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? इनको क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या लिखा था इन्होंने? आपकी जीके का क्वेश्चन है, क्या लिखा था इन्होंने? राष्ट्रगान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ शब्दावली थी, उसके सभ्यता और प्रगति निबंध से इसको एनसीएफ 2005 को उठाया गया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सूत्र क्या था? ये पूछा जाता है। सूत्र क्या था? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्या था इसका? आत्मज्ञान का लर्निंग। सूत्र क्या था? लर्निंग बाय डूइंग नहीं, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका सूत्र क्या था? देखो, ये मत करना, ये इसका मतलब तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है। लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? बिना बोझ की शिक्षा। बच्चा खेल खेल में, बच्चा रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके सीखे, बच्चा रट कर ना सीखे। ठीक है, यहां से किसी को कोई दिक्कत? अब इसके पढ़ेंगे हम एनसीएफ के उद्देश्य। क्या पढ़ेंगे? ऐसे ही हेडिंग बना लेना, एनसीएफ के उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? बच्चे का क्या होना चाहिए? बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास में क्या आता है? चाहिए सामाजिक पक्ष मजबूत हो, मानसिक पक्ष मजबूत हो, भावनात्मक पक्ष मजबूत हो, संवेगात्मक पक्ष मजबूत हो, यानी कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारों के चारों पक्ष उसके मजबूत होने चाहिए। पहला उद्देश्य तो यही था कि बच्चे का कैसा विकास हो? सर्वांगीण विकास हो। दूसरी, बच्चे को बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। बाहरी शिक्षा के साथ जोड़कर सिखाना। ऐसा नहीं है कि उसको किताबी ज्ञान देना या उसको रटन शिक्षा देना, रोट लर्निंग नहीं करानी, बच्चा खुद करके सीखेगा। और क्या था? सतत मूल्यांकन पर जोर देना। अब सतत मूल्यांकन क्या होता है कि आपको मार्क्स, आपके जब मूल्यांकन हो तो आपको मार्क्स ना दिए जाए कि साइंस में इतने नंबर आए, मैथ में इतने नंबर आए, एसएसटी में इतने नंबर आए। आपके पूरी साल का क्या देखा जाए? पूरी साल का आपने क्या क्या किया, आपके खेल कूद में कैसे थे, आपका बिहेवियर कैसा था, आपके अंदर मतलब ये क्या होता है, भाईचारे की भावना कैसी थी, आपका क्लास में बिहेवियर कैसा था। यानी कि आपको पूरी तरीके से जांचा परखा जाए। आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपके अंदर सामाजिकता कितनी है, आपके अंदर नैतिकता कितनी है, यानी कि नैतिकता, सामाजिकता, सब चीजों को देखना है। सतत विकास, सतत मूल्यांकन किया जाए। सतत मूल्यांकन पर जोर देना। ये क्या थे इसके उद्देश्य? और क्या उद्देश्य था इसका?
पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो बच्चा, केंद्रित ना हो। और क्या था, रटंत प्रणाली ना हो, और क्या था, रटंत प्रणाली से दूर रखना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, उसके उद्देश्य थे। शायद लाइट गई भाई, बोर्ड बंद हो जाएगा तो अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी। जितनी देर चल रहा है उतनी देर हम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या थे, इसके कुछ सुझाव भी थे। अलग अलग लोगों ने इसमें काफी सारे सुझाव दिए। तो एनसीएफ 2005 के सुझाव, एनसीएफ 2005 के सुझाव, यानी कि बच्चे को कैसे कैसे शिक्षा देनी है, उसके कुछ क्या थे सुझाव। पहला सुझाव क्या था, पहला सुझाव था संवैधानिक मूल्यों का विकास, यानी कि हमारे संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उनका आप क्या करोगे, आदर करोगे। संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान। और क्या था, नैतिकता व सामाजिकता के साथ जोड़ना, सामाजिकता का विकास। और क्या था, और जैसे सत्य अहिंसा के बारे में बताना, या लेडीज का कैसे आदर करना है, लड़कियों का कैसे आदर करना है, इस चीज के साथ उनको जोड़कर रखना। खेल का महत्व, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो खेल का महत्व देना, खेल का महत्व के बारे में बताया गया। और शिक्षा कैसी हो, रोजगार परक, रोजगार परक शिक्षा। ऐसे नहीं है कि किताब में रट्टे मरवाते रहे, बच्चे को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट ही ना करो और उसके बाद बच्चा कहीं का भी ना रहे, उसको कोई ज्ञान ना हो। और क्या था, और सुझावों में क्या था, इधर नहीं कर सकते क्या, नेक्स्ट। और क्या था, 5वीं 8वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा न होना, बोर्ड परीक्षा ना होना। भाषा रह गई इसके अंदर, भाषा के बारे में बात करेंगे। और क्या था, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा का वैकल्पिक होना, वैकल्पिक होना। बच्चा डिसाइड करेगा बोर्ड की परीक्षा दे या नॉर्मल परीक्षा दे। और क्या था, जो हम विषय चुनते हैं, सब्जेक्ट चुनते हैं, बच्चा अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्टों का चयन करे, यानी कि बच्चे की रुचि के हिसाब से विषय का चयन, विषय का चयन। ठीक है, मतलब बच्चे का मन है फिजिक्स पढ़ने का तो बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, बच्चे का मन है साइंस पढ़ने का या मैथ पढ़ने का, तो उसी हिसाब से क्या हो, इसके अंदर बच्चे का सिलेक्शन, बच्चा अपना क्या करे, सिलेक्शन करे। पुरस्कार और दंड न देना, अब बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो उसको बहुत सारे प्राइजेस दे या उसको दंड दे। पुरस्कार व दंड, पुरस्कार व दंड की अवहेलना, दंड की अवहेलना की गई, अवहेलना की गई। एक वेरी इंपॉर्टेंट, मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा। अब मातृभाषा में शिक्षा किस तरीके से देंगे, उसके अलग अलग लेवल थी। जैसे कि पहली बात तो क्या थी, मातृभाषा में शिक्षा, उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल तो क्या है, एक तो होनी चाहिए आपकी स्थानीय भाषा। जैसे हरियाणा के बच्चे हैं तो उनकी स्थानीय भाषा क्या होगी, हरियाणवी। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है, जैसे पंजाब के बच्चे हैं तो पंजाबी, गुजरात के बच्चे हैं तो कैसी होगी, गुजराती। दूसरी कौन सी भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा। और त्रिस्तरीय भाषा का स्वरूप दिया गया था, यहाँ पर एक हेडिंग रह गई,
और आप डाल लेना ये त्रिस्तरीय फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे ब्लॉक बना देती हूँ, आप इसमें डाल लेना। ठीक है, दूसरा क्या था, राज्य व राष्ट्रीय भाषा, व राष्ट्रीय भाषा। अब वो कैसी होगी, या तो क्या हो हमारी हिंदी हो या फिर संस्कृत हो। और तीसरी भाषा कैसी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, और वो कैसी हो सकती है, अंग्रेजी। अब जिन बच्चों के, जिन स्कूलों के अंदर टीचर, मान लो जैसे केवीएस की भर्ती है, हरियाणा का टीचर तमिल में पढ़ाने चला जाए और उसको तमिल आती ना हो, तो वो कैसी स्थानीय भाषा यूज करेगा, मतलब वो तो हरियाणवी यूज करेगा, तमिल वाले बच्चों को हरियाणवी आती नहीं है। तो हमारे संविधान में साफ साफ प्रावधान दे रखा है कि आप उन बच्चों को वो टीचर प्रोवाइड करवाएं जो उनको उस भाषा में शिक्षा दे सके। यानी कि एनसीएफ 2005 में लिखा गया कि जिस स्कूल में मान लो केवीएस वाले टीचर की ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट में आ गई या तमिल में साउथ में आ गई, अब वो हरियाणा का टीचर है, हरियाणा का कैंडिडेट है, पोस्टिंग आ गई उसकी वहां पर, ठीक है, अब उसको तमिल नहीं आती तो उसके लिए तो समस्या बन गई ना। तो वहां पर एनसीएफ में साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारे मतलब हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि वहां पर वो टीचर प्रोवाइड करवाया जाए जो वहां की मातृभाषा जानता हो, उन बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना। यानी कि पहले जो स्टार्टिंग लेवल होता है ना, प्राथमिक लेवल, वहां पर बच्चे को कैसी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, स्थानीय भाषा में। अब वो जहाँ का बच्चा होगा उसकी जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज में उसको शिक्षा दी जाए, यानी कि उसको कनेक्ट करके रखना। ऐसा नहीं है कि स्कूल को बोर बनाना है, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, टीचर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इसीलिए फिर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सिखाएगी, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और उसको हर स्टेट का बच्चा समझने की कोशिश करेगा। इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था त्रिस्तरीय फार्मूला। इसको क्या बोला गया था, त्रिस्तरीय फॉर्मूला। ठीक है, और जो हमारा संविधान में, नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा क्या, संविधान की में कितनी अनुसूचियां हैं, जीके का क्वेश्चन है, 12 अनुसूचियां, कि 8वीं जो अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर जो 22 भाषाएं लिखी गई है, कितनी भाषाएं हैं उसके अंदर, 22 भाषाएं जो लिखी गई है, भाषाएं जो है, एनसीएफ का अनुवाद हर एक भाषा में, एनसीएफ का अनुवाद 22 भाषाओं में, अनुवाद 22 भाषाओं में है। देखो, हर एक टीचर को एनसीएफ पढ़ना चाहिए। अब तुम टीचर बनने जा रहे हो, इसीलिए तो तुम एनसीएफ पढ़ रहे हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें लोकल लैंग्वेज में बच्चे को से बात करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कक्षा में बच्चे कितने बैठने चाहिए। यानी कि 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होता है, 60 के ऊपर 2 होते हैं, ठीक है, 90 पर 3 हो गए, 120 पर 4 हो गए। जैसे ही 150 बच्चे हो गए तो एक आपका क्या होगा, प्रधान अध्यापक होगा, और एक 4 क्या होंगे आपके अध्यापक। ये बातें सारी एनसीएफ में लिखी गई है। अब एनसीएफ क्या है, गाइडलाइन है हमारे लिए, वो गाइडलाइन हर एक टीचर को आनी चाहिए, इसीलिए एनसीएफ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। और एनसीएफ को समझने के लिए आपका जो एनसीएफ का जो अनुवाद है, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, जब मूल संविधान था तब 14 भाषाएं थी, और फिर 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई, टोटल भाषाएं कितनी है, 22 की 22 भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद कर रखा है। एनसीएफ को कोई भी स्टेट का कोई भी लैंग्वेज जानने वाला, 22 में से लैंग्वेज जानने वाला हर एक टीचर पढ़ सकता है। ठीक है, और क्या बात की गई इसके अंदर, भाषा वाली बात आ गई, सिद्धांत आ गए, और क्या हो गया, अब बात आती है इसके अंदर प्राथमिक, ये जो होता है टाइम पीरियड, यानी कि समय सीमा, समय सीमा गृह कार्य की, गृह कार्य की। जो पहली और दूसरी के बच्चे, उनको क्या होगा, कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो क्या थे, प्राथमिक की बात कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर एक लिख लेते हैं, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। अब प्राथमिक स्तर कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले से 5वीं तक। जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं उनको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, नो होमवर्क। ठीक है,
जो तीसरी से पांचवी तक के बच्चे हैं, ठीक है, 2 घंटे पूरे सप्ताह में, पूरे सप्ताह में, ठीक है। फिर उच्च प्राथमिक आता है। उच्च प्राथमिक कौन सा होता है? जो छठी, सातवीं, आठवीं होती है, उच्च प्राथमिक, ठीक है, यानी कि छठी से लेकर आठवीं तक 1 घंटा रोज, ठीक है। या यहां पर लिखा होता है 4 से 6 आवर इन ए वीक, पूरे सप्ताह में। फिर आता है सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी, यानी कि मध्य क्या आता है? सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। लिखा है 10 से 12 आवर पूरे सप्ताह में और 2 आवर डेली, ठीक है। यानी कि एक से जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं उनको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। 3 से 5वीं वाले को, यानी कि देखो यहाँ का गैप कितना है, 3 से 5 में 2 का, 2 घंटे पूरे सप्ताह में। उच्च प्राथमिक छठी से 8वीं वालों को 1 घंटा रोज या 4 से 6 आवर पूरे सप्ताह में। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 10 से 12 आवर पूरे सप्ताह में या फिर 2 घंटे डेली। इस तरीके से उनका टाइम पीरियड होगा। शिक्षक शिक्षार्थी रेशो, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात कितना होना चाहिए? 3:1। किसके लिए? प्राथमिक के लिए। और उच्च प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए? 35:1, ठीक है। 45 मिनट कालांतर समय, जो घंटी बदलने का समय, जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ाने का समय, बच्चा बोर ना हो जाए तो कितना होना चाहिए? 35 मिनट। और बच्चा पूरे साल स्कूल में कितने दिन? वर्किंग डे, यानी कि कार्यात्मक दिन, कार्यात्मक दिन कितने होना चाहिए पूरी साल में? 200 दिन स्कूल लगना चाहिए आपको, इससे ज्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। मतलब 365 में से 200 दिन क्या होना चाहिए? स्कूल लगना चाहिए, यानी कि कितना बच गया? 165 छुट्टियां हो सकती हैं। कालांतर समय, समय कितने मिनट का होना चाहिए? 35 मिनट का। और 45 मिनट टीचर, कोई शिक्षक, सभी शिक्षक रोज 45 मिनट स्कूल के कार्यों में लगाएंगे। स्कूल के कार्यों को दे, मतलब पढ़ाने के बाद कार्यों को दे, जो भी अपडेट करना हो, ये सब चीजें उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद सिद्धांतों की बात करते हैं। अब किस क्या आते हैं? एनसीएफ के सिद्धांत। एनसीएफ के सिद्धांत, पहले क्या बात की थी हमने? एनसीएफ के उद्देश्य की बात करी थी। अब किसकी बात करेंगे? सिद्धांत, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या दे रखा है? परीक्षा प्रणाली में लचीलापन आना चाहिए, यानी कि जो आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, वैसे वहां पर पूछा जाता है परीक्षा प्रणाली में क्या होना चाहिए? प्रणाली में लचीलापन होना चाहिए, बदलाव किया जा सकता है। लचीलापन, अपेक्षाकृत लचीलापन नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में लचीलापन होना चाहिए। सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और बालक का जो विकास होता है ना, उसके अंदर राष्ट्रीय समस्याएं शामिल होनी चाहिए, यानी कि
बालक के विकास में राष्ट्रीय चिंतन, तर्क आदि का ज्ञान होना चाहिए, आदि का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि पहले लिखवाया था होना चाहिए, जैसे कि पहले लिखवाया था हमारे संविधान के अंदर जो रूल लिखे गए हैं उनका बच्चा क्या करना सीखे, आदर करना सीखे। ठीक है। और क्या होनी चाहिए, शिक्षा सिद्धांत जीवन उपयोगी होनी चाहिए, जीवन उपयोगी होनी चाहिए। अगला पेज ले लेते हैं। जीवन उपयोगी होनी चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान जैसे कि संख्या, लाभ, हानि, प्रतिशत आदि। ठीक है। और क्या होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान का होना जरूरी है। और क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे ये जो भेदभाव होते हैं लिंग को लेकर, जाति को लेकर, काले गोरे का लेकर, अमीर गरीब का लेकर, आर्थिक चीजों का लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे की शिक्षा भेदभाव रहित समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि वहीं पर अमीरों के बच्चे पढ़े, वहीं गरीबों के पढ़े, वहीं काले गोरे लड़का लड़की सब एक ही जगह पर पढ़े। ठीक है। और क्या होना चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिलाना जरूरी है, दिलाना जरूरी है। ठीक है। और क्या होना चाहिए, शिक्षक है वो सुविधा, उसको क्या माना जाता है, सुगम करता या सुविधा प्रदाता। जो शिक्षक है पढ़ाने वाला, शिक्षक को सुविधा प्रदाता या उसी को क्या बोल देते हैं, सुगम करता, सुगम करता होना। शिक्षक को सुविधा प्रदाता है, सुगम करता माना जाता है, माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, अभी याद आई मुझे, एक होता है इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड पर जोर दिया गया, प्रोजेक्ट मेथड से शिक्षा, यानी कि जो हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं उसमें प्रोजेक्ट मेथड पढ़ते हैं। ये प्रोजेक्ट शब्द को सबसे पहले बार किसने यूज किया था, प्रोजेक्ट वर्ड किसने दिया था, अमेरिका के रिचार्ड्स ने दिया था, अमेरिका के, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमेरिका के रिचार्ड्स ने दिया। लेकिन शिक्षा के अंदर इसको किसने जोड़ा, प्रोजेक्ट शब्द को प्रोजेक्ट शब्द को शिक्षा प्रणाली में जोड़ने वाले कौन थे, जोड़ने वाले जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे, किलपैट्रिक थे। एक और कक्षा में भी बताया था किलपैट्रिक थे, किसी और क्लास में भी बताया था कि जो प्रोजेक्ट मेथड थी, जो प्रोजेक्ट विधि है, बच्चे को शिक्षण विधियां जो पढ़ते हैं, आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण, वहां पर एक प्रोजेक्ट विधि पढ़ते हैं। और प्रोजेक्ट विधि को अग्रसर करने वाले कौन थे, जॉन डीवी के स्टूडेंट थे। कौन थे, किलपैट्रिक। जॉन डीवी कौन थे, जिन्होंने शिक्षा को
के 3 सत्र बताए थे, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। ठीक है, उनके ही एक स्टूडेंट थे जॉन डीवी के ही, वो कौन थे? किलपैट्रिक। कौन थे वो? किलपैट्रिक। इसके अंदर किसको महत्वता दी गई थी? इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड को दी गई थी। एक इसके अंदर स्किल्स की बात करते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर जो कौशल होते हैं, बच्चे के अंदर कौशल किस तरीके से होने चाहिए। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? कौशल, कौशल कर्म। आप ऐसे ही हेडिंग डाल लो, क्या है? कौशल कर्म। अब सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सुनना सीखता है जन्म लेते ही। ठीक है, फिर क्या सीखता है? बोलना सीखता है। फिर क्या सीखता है? पढ़ना सीखता है। और फिर क्या लास्ट में क्या सीखता है? लिखना सीखता है। यानी कि आपका जो कौशल, स्किल जो है, यानी कि कौशल है आपके किसी चीज को सीखने की, उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए? सुनना होना चाहिए, हियरिंग होना चाहिए, फिर स्पीकिंग होना चाहिए, फिर स्टडी होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? राइटिंग। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। ठीक है, ये उनके क्या होते हैं? कौशल्स होते हैं। उसके बाद ये 200 दिन का लिखवा दिया, 45 मिनट वाला भी लिखवा दिया। बच्चे के अभिरुचि के अनुसार विषय होने चाहिए। शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, शायद मैंने पहले भी लिखवा दिया। शारीरिक दंड, बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, नहीं देना। और क्या रह गया? 10वीं की वैकल्पिक बोर्ड होना चाहिए, 5वीं 8वीं में कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। एक चीज और रहेगी, यहाँ पर डाल लो। 16 साल से पहले, बच्चा जब तक 16 साल का ना हो, 16 साल से पहले व्यावसायिक शिक्षा नहीं देनी, शिक्षा नहीं देनी। ठीक है, और क्या रह गया? और तो क्या रह गया? एक एमडीएम की बात लिख रखी है। एमडीएम सबसे पहले कब शुरू हुआ था? ये तो आपका उसका बेसिक्स जीके का क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1995 में। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है ना, तो बच्चे को क्या क्या देना है? आपने बच्चे को खेल और भोजन देना है, भोजन देना है। अब ये जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्कूल में जो भोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी स्कीम है वो? MDM। इसको क्या बोला जाता है? मिड डे मील। ठीक है, और कब शुरू हुई थी ये? 15 अगस्त 1995 में। सबसे पहले कौन से स्टेट में शुरू हुई थी? कर्नाटका में। इस एनसीएफ में लिखा गया है कि एमडीएम के तहत बच्चे को, कर्नाटका, एमडीएम के तहत बच्चे को भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी, कर्नाटका में नहीं हुई थी। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी ये? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, आज इसको क्या बोला जाता है? आज के दिन इस एमडीएम को क्या बोला जाता है? पीएम पोषण योजना। इसको क्या बोला जाता है? इस एमडीएम का दूसरा नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे एनसीएफ को लेकर, 2005 को लेकर, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने मैक्सिमम लिखवा दिए हैं। कोई रह गया होगा तो अभी इसके तुरंत बाद मैं इसके एमसीक्यू करवाऊंगी या पीवाईक्यू करवाऊंगी, उसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। कुछ एक आधा क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसके अंदर कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं छूटा। 30 पर एक शिक्षक होना चाहिए, 35 एक का रेशियो होना चाहिए, 150, ये सब चीजें मैं लिखवा चुकी हूँ। 200 दिन का शिक्षण सत्र होना चाहिए, स्थानीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय भाषा, बाहरी ज्ञान के जोड़। हाँ, एक चीज रह गई इसके अंदर, एक क्या था? शिक्षा सूत्र था ना, जो इसी पेज पे आ जाएगा क्या? बच्चे को शिक्षा सूत्र इस तरीके से करते हैं। जो बच्चे को कैसे सिखाओगे? ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। और क्या सिखाओगे? मूर्त से अमूर्त, मूर्त से, ये शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं हम शिक्षा सूत्र, मूर्त से अमूर्त। अब इसी को क्या बोलते हैं? मूर्त से अमूर्त, इसी को क्या बोलते हैं? आगमन से निगमन। आगमन से, ये आगमन से निगमन, ये विधि देने वाले कौन थे? अरस्तु। और निगमन से आगमन देने वाले भी कौन से थे? अरस्तु। आगमन से निगमन,
निगमन, या इसी को क्या बोलते हैं, उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम। ठीक है, कोई एक आधा पॉइंट छूट गया होगा एनसीएफ को लेकर तो फिर उसको एमसीक्यू में कवर कर देंगे। देखो आपके कितने पेज हो गए हैं, ये कैसे आ गए, ओहो कानू तूने क्या किया, स्टार्टिंग वाले पेज खाली छूट गए भाई, इनको डिलीट करना पड़ेगा। चलो बाद में देखेंगे इस पीडीएफ को। ठीक है, आपके पेज कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 157 से लेकर और 161 तक, यानी कि टोटल आपके पास कितने पेज हैं, 5 पेज हैं। 5 पेज के ऊपर एनसीएफ मैंने लिखा है तो तुम्हारे भी 2, 2.5, 3 पेज तो आए ही होंगे। इसको रिवीजन कर लेना। एनसीएफ 2005 आपका कंप्लीट है और अब मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू। थैंक यू।